हेलो स्टूडेंट, सो आई वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल राठौड़ क्लासेस मिर्जागंज। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 चल रहा था। इसमें से पार्ट 9 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। पार्ट 9 वाले वीडियो में क्या बताए थे, इसके पहले वीडियो में क्या बताए थे, वायरस से होने वाला रोग। किससे होने वाला रोग? वायरस से होने वाला रोग। तो सारा रोग खत्म हो गया था और वायरस से होने वाला एक रोग बचा हुआ था। उस रोग का नाम क्या है? एड्स। उस टॉपिक में भी बताए थे कि एड्स के बारे में अलग से एक वीडियो ला करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाता है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी भी दिया हुआ है आपके बुक में, एनसीईआरटी में। ठीक है ना? तो इसलिए आज के इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? एड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एड्स एक ऐसा रोग है जिसमें आप लोग नाम सुने होंगे। एड्स बहुत खतरनाक रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है। दरअसल सच में इसका इलाज अभी तक नहीं है। तो देखिए इस रोग में होता क्या है, कैसे क्या क्या होता है। सबसे पहले एड्स नामक रोग वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण। तो इसका नाम पूछ देगा कि किस वायरस के कारण होता है, तो एचआईवी वायरस के कारण। किस वायरस के कारण? एचआईवी वायरस के कारण। अब जानिए AIDS एड्स है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। सबसे पहले इसका क्या जान लेते हैं? फुल फॉर्म। तो ए से होता है एक्वायर्ड, आई से होता है इम्यूनो, डी से होता है डेफिशिएंसी, एस से होता है सिंड्रोम। मतलब क्या हुआ? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या हुआ? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये किसका फुल फॉर्म हुआ? एड्स का फुल फॉर्म हुआ। अब आगे जानिए यह रोग यानी कि एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? एचआईवी वायरस के कारण होता है। एड्स नामक रोग किस वायरस के कारण होता है? एचआईवी नामक वायरस के कारण होता है। अब ये एचआईवी वायरस है, तो एचआईवी वायरस के बारे में जान लेते हैं। एचआईवी वायरस क्या होता है? सबसे पहले एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये एचआईवी का फुल फॉर्म है। ठीक है। अब जानिए पूरे एचआईवी वायरस के बारे में डिटेल। पूरे एचआईवी वायरस के बारे में डिटेल। वैसे तो आपके एनसीईआरटी में ये वायरस का फोटो नहीं दिया हुआ है, हमने बनाया है। एचआईवी वायरस का फोटो हम बता रहे हैं, लेकिन आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी जानकारी है जो समझना जरूरी है, तो फोटो बना देंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना? तो ये बहुत ही अच्छा सा फोटो बनाया है। किसका फोटो है ये? एचआईवी वायरस का फोटो है। तो सबसे पहले इसके बारे में डिटेल जान लीजिए। ये जो एचआईवी नामक वायरस है, इसमें क्या क्या होता है ये जान लीजिए। जो भी एचआईवी वायरस है, इसमें दो वसा का सतह होता है। किसका सतह होता है? दो वसा का सतह होता है, जो होस्ट कोशिका से उत्पन्न होता है। किस कोशिका से उत्पन्न होता है? होस्ट कोशिका से। मतलब जिस पे ये अटैक करता है उससे उत्पन्न होता है। क्या? दो वसा का सतह। एचआईवी वायरस में दो वसा का सतह होता है जो किसी होस्ट कोशिका से उत्पन्न होता है। जिस पे भी अटैक करेगा उसी से उत्पन्न होगा। क्लियर है? आगे देखिए एचआईवी वायरस में चारों ओर ग्लाइकोप्रोटीन होता है। एचआईवी वायरस में चारों ओर क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है तो दो प्रकार के। एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन 41 और एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन 120। मतलब क्या हुआ? जीपी का मतलब हुआ ग्लाइकोप्रोटीन और 41 है। ठीक है। और जीपी का मतलब हुआ ग्लाइकोप्रोटीन और क्या हुआ? 120। तो चारों ओर क्या पाया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। वो भी कितना? तो एक का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन 41 और दूसरा का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन 120। ठीक है। आगे देखिए एचआईवी वायरस में दो प्रोटीन का सतह भी होता है। सबसे पहले दो वसा का सतह होता है जो कि होस्ट कोशिका से बनता है। उसके बाद चारों ओर ग्लाइकोप्रोटीन होता है, दो प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन, एक ग्लाइकोप्रोटीन 41, एक ग्लाइकोप्रोटीन 120। आगे दो प्रोटीन का सतह होता है। कितने प्रोटीन का सतह होता है? दो। एक का नाम है प्रोटीन 17 और दूसरे का नाम है प्रोटीन 24। प्रोटीन सतह कितना है? दो। एक का नाम है प्रोटीन 17, दूसरे का नाम है प्रोटीन 24। जो प्रोटीन 17 है ये बाहर की ओर होता है और जो प्रोटीन 24 है ये अंदर की ओर होता है। ये ध्यान रखना है। ओके। आगे देखिए जो भी प्रोटीन 24 है
P24 का मतलब प्रोटीन 24। तो जो भी प्रोटीन 24 है, इस सतह के अंदर, प्रोटीन 24 वाले सतह के अंदर आरएनए का 2 मॉलिक्यूल पाया जाता है। किसका 2 मॉलिक्यूल पाया जाता है? आरएनए का 2 मॉलिक्यूल पाया जाता है। इसलिए इस वायरस को, यानी कि इसलिए एचआईवी वायरस को डिप्लॉयड वायरस कहते हैं। कौन सा वायरस कहते हैं? डिप्लॉयड वायरस। लेकिन ये जो आरएनए होता है, ये एक धागा का होता है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड का होता है। जब 5वां चैप्टर पढ़े होंगे या 6ठा चैप्टर में हम बताए होंगे कि डीएनए 2 धागा का होता है और आरएनए एक धागा का होता है, सिंगल धागा का होता है। तो इसमें भी आरएनए का 2 मॉलिक्यूल होता है, लेकिन सिंगल धागा का होता है, एक धागा का होता है। ठीक है ना, ये जानना जरूरी है। आगे देखिए, प्रोटीन 24 सतह के अंदर, प्रोटीन 24 सतह के अंदर 2 एंजाइम भी पाया जाता है। कितना एंजाइम? 2 एंजाइम। एक का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और दूसरे एंजाइम का नाम है इंटीग्रेज। दूसरे एंजाइम का नाम क्या है? इंटीग्रेज। ओके, तो ये किसके बारे में बताया यहाँ पर? एचआईवी वायरस के बारे में। कि एचआईवी वायरस में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो बाहर में 2 वसा का सतह होता है, जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? होस्ट कोशिका द्वारा। उसके बाद उसमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है, 2 प्रकार की, ग्लाइकोप्रोटीन 41, ग्लाइकोप्रोटीन 120। उसके अंदर क्या होता है? 2 प्रोटीन का सतह होता है। प्रोटीन का सतह भी 2 होता है, तो एक है प्रोटीन 17 और दूसरा है प्रोटीन 24। जो प्रोटीन 24 है, उसके अंदर आरएनए का 2 मॉलिक्यूल पाया जाता है, इसलिए इस वायरस को डिप्लॉयड वायरस कहते हैं। जो भी प्रोटीन सतह है, उसमें जो 2 आरएनए मॉलिक्यूल है, वो सिंगल स्ट्रैंड वाला होता है। और प्रोटीन 24 सतह के अंदर 2 एंजाइम भी पाया जाता है। एक एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और दूसरे एंजाइम का नाम है इंटीग्रेज। तो इसको आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, वही बात है, क्योंकि ये एंजाइम का नाम है। ठीक है, अब इधर वही चीज जो भी बताए उसको फोटो में समझते हैं। किसमें समझते हैं? फोटो में। तो ये किसका फोटो है? एचआईवी वायरस का फोटो है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे देखिए, क्या बोले थे? इसमें 2 वसा का सतह होता है, जो किसी होस्ट कोशिका द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? होस्ट कोशिका द्वारा। तो जो भी इसमें ग्रीन कलर का 2 सतह दिख रहा है, ग्रीन कलर का 2 सतह दिख रहा है ना बाहर में, यही है वसा का सतह। किसका सतह है? वसा का सतह। उसके बाद क्या पढ़े कि चारों ओर ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इस वसा सतह के चारों ओर क्या होता है? एचआईवी वायरस के चारों ओर क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन वाला सतह। कौन सा सतह? ग्लाइकोप्रोटीन वाला सतह। तो देखिए, जो भी ये है काला वाला और लाल वाला, काला वाला और लाल वाला, काला वाला और लाल वाला, ये देखिए चारों ओर है कि नहीं? बिल्कुल है। ठीक है, चारों ओर है। तो जो भी काला वाला हिस्सा है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 120। जो भी काला वाला हिस्सा है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन 120। और ये जो ऊपर में लाल वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 41। तो चारों ओर क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। चारों ओर ग्लाइकोप्रोटीन दिख रहा है। कितना होता है? 2। जो धसा होता है अंदर की ओर, वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन 120 और जो बाहर की ओर निकला हुआ होता है, वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन 41। क्लियर है सर? फिर बताए, 2 प्रोटीन का सतह होता है, एक प्रोटीन 17, एक प्रोटीन 24। प्रोटीन 17 बाहर वाला, देखिए ये जो ब्लू वाला रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये सतह जो दिखाई दे रहा है, ये प्रोटीन का सतह है। किसका सतह है? प्रोटीन का सतह है। ठीक है, और ये कहाँ होता है? बाहर की ओर होता है। तो देखिए, ये बाहर की ओर है। प्रोटीन 24 अंदर होता है। प्रोटीन 24 क्या होता है? अंदर। तो इस प्रोटीन 17 के अंदर देखिए क्या है? प्रोटीन 24 है। ये ब्लू वाला लेयर है प्रोटीन 17 बाहर की ओर, ये लाल वाला लेयर है प्रोटीन 24 अंदर की ओर। तो देखिए, ये जो लेयर है लाल वाला, ये क्या है? प्रोटीन 24 है। तो ये किधर है? अंदर की ओर है। तो 2 प्रोटीन सतह भी होता है। ठीक है, अब प्रोटीन 24 सतह के अंदर 2 आरएनए मॉलिक्यूल होता है और 2 एंजाइम होता है। उसके बारे में देखिए, तो यहाँ पर देखिए हरा कलर का जो है, ये क्या है? आरएनए का मॉलिक्यूल। और ये किसके अंदर है? प्रोटीन 24 सतह के अंदर।
तो यहाँ पे लिखे थे प्रोटीन 24 सतह के अंदर आरएनए का 2 मॉलिक्यूल होता है। तो प्रोटीन 24 सतह के अंदर ये देखिए आरएनए का एक मॉलिक्यूल, आरएनए का दूसरा मॉलिक्यूल, तो आरएनए का 2 मॉलिक्यूल होता है किसके अंदर, प्रोटीन 24 सतह वाले के अंदर। और प्रोटीन 24 सतह के अंदर 2 एंजाइम पाया जाता है। कितना एंजाइम, 2 एंजाइम। एक एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक एंजाइम का नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और दूसरे एंजाइम का नाम क्या है, इंटीग्रेज। तो जो भी यहाँ ब्लू रंग से रंगे हैं वो क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, और जो भी ब्लैक रंग से रंगे हैं वो कौन सा एंजाइम है, इंटीग्रेज है। तो ये पूरा का पूरा ये इसमें किसके बारे में था, HIV वायरस के बारे में था। उम्मीद है कि ये HIV वायरस अच्छे से समझ में आया होगा। फिलहाल इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अच्छे से फोटो भी बना लीजिए। अभी अभी बताएं कि एड्स नामक रोग HIV वायरस के कारण होता है, और HIV वायरस के बारे में पढ़ें, ठीक है। अब आगे क्या देखेंगे कि जो भी HIV वायरस है ये कैसे फैलता है, HIV वायरस का संक्रमण कैसे होता है, कैसे किसी एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में यह संक्रमण फैलाता है, इसके बारे में देखना है। इसलिए क्वेश्चन बना करके लिखे हैं कि HIV का संक्रमण कैसे होता है, HIV संक्रमण कैसे होता है। ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है और ये इम्पोर्टेंट है, आता भी है कि HIV वायरस का संक्रमण कैसे होता है, HIV वायरस का प्रसारण कैसे होता है, फैलाव कैसे होता है, यह रोग कैसे फैलता है, ये आ सकता है। पहला कारण देखिए, बिना कंडोम के ही, बिना कंडोम के प्रयोग किए ही संक्रमित व्यक्ति के साथ सेक्स करना। जी हाँ, अगर कोई एक स्वस्थ व्यक्ति है और एक एड्स से ग्रसित व्यक्ति है, तो अगर ये दोनों आपस में सेक्स कर रहा है तो किसका प्रयोग करना चाहिए, कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। बिना इसके प्रयोग के ही अगर संक्रमित व्यक्ति और एक स्वस्थ व्यक्ति आपस में यौन संबंध बनाता है तो ऐसे में क्या हो जाएगा, उस स्वस्थ व्यक्ति को भी HIV वायरस संक्रमित कर देगा। एक तो पहले से ही संक्रमित है और दूसरा स्वास्थ्य है, तो बिना सेफ्टी के ही, बिना कंडोम के ही जब वो यौन संबंध करेगा तो उस स्वास्थ्य व्यक्ति को भी HIV वायरस क्या कर देगा, संक्रमित कर देगा। इसलिए कंडोम का प्रयोग जरूरी है। दूसरा, संक्रमित व्यक्ति का रक्तदान से, अगर कोई व्यक्ति HIV वायरस से संक्रमित है, पहले से ही अगर कोई व्यक्ति HIV वायरस से संक्रमित है और वो अपना रक्त दान कर दे, ब्लड डोनेशन होता है ना, तो अगर उसका रक्त किसी व्यक्ति को दान किया जाए, किसी स्वास्थ्य व्यक्ति में डाला जाए, तो एड्स नामक रोग उसको भी हो जाएगा, HIV वायरस उसको भी संक्रमित कर देगा। कैसे, क्योंकि वायरस रक्त में मिला हुआ है, तो संक्रमित व्यक्ति का रक्तदान से भी HIV वायरस फैलता है, HIV का संक्रमण फैलता है। तीसरा, ड्रग्स लेते समय एक ही सुई, एक ही इंजेक्शन का बार बार प्रयोग करने से, इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे लोग ड्रग्स लेने जाते हैं वहां पे डॉक्टर क्या करता है, जल्दबाजी में सबको देता है, तो एक ही सुई में ड्रग्स भरता है और सभी व्यक्ति को देता है, एक ही सुई से, एक ही निडिल से। तो इसलिए ऐसे में क्या होगा, जो भी संक्रमित व्यक्ति था उसमें भी ड्रग्स पड़ा, तो निडिल में थोड़ा सा ब्लड वगैरह कुछ या HIV वायरस का संक्रमण रह जाता है उसमें, तो अगर किसी स्वास्थ्य व्यक्ति में डाला गया वही सुई तो उसको भी संक्रमित हो जाएगा, उसको भी HIV वायरस हो जाएगा, उसको भी एड्स नामक रोग हो जाएगा। तो ऐसे कैसे होता है, ड्रग्स लेते समय एक ही सुई का बार बार प्रयोग होता है तब। इसलिए डॉक्टर लोग अब क्या करता है, कोई भी सुई का प्रयोग एक ही बार करता है, किसी व्यक्ति में एक सुई का प्रयोग एक ही बार करता है, फिर वो सुई बेकार हो जाता है, फिर दूसरा सुई लगाता है। क्लियर। आगे चौथा, संक्रमित माता से भ्रूण में स्थानांतरित होने से, इसका मतलब क्या हुआ। एक बात बताए थे कि जो भी माता है उस माता से भ्रूण में IgA नामक जो भी है क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र प्लासेंटा से क्रॉस होता है। किससे क्रॉस होता है, प्लासेंटा से स्थानांतरित होता है। वो सब चीज जब आ सकता है तो अगर कोई माता एड्स से संक्रमित है
अगर कोई माता किससे संक्रमित है, एड्स से, एचआईवी वायरस से संक्रमित है, तो उस माता से भ्रूण में एचआईवी वायरस क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधी बोले तो माता को एड्स है, एचआईवी वायरस से संक्रमित है, तो उसके बच्चे में भी चला जाएगा, उसके भ्रूण में भी स्थानांतरित हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से रोग फैलता है, एचआईवी संक्रमण इस प्रकार से होता है। अब आगे जानेंगे कि एचआईवी वायरस हमारे शरीर पर जब अटैक करता है तो हमारे शरीर को क्या क्या प्रभाव करता है, क्या क्या प्रभावित करता है, क्या क्या होता है, बदलाव होता है हमारे शरीर के अंदर, ये अब आगे देखने वाले हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब समझेंगे एचआईवी वायरस संक्रमण होने पर व्यक्ति के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब बेसिकली ये जानने वाले हैं कि कोई भी एचआईवी वायरस है, किसी व्यक्ति को क्या कर दिया, संक्रमित कर दिया, तो उस व्यक्ति के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस वायरस का क्या असर होगा, उस वायरस से उस व्यक्ति के शरीर में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, ये सारा चीज जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, देखिए इधर इसमें बहुत सारा स्टेप है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरा हो जाएगा और हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इधर पहला स्टेप क्या है, जब एचआईवी वायरस किसी व्यक्ति को क्या किया, संक्रमित कर दिया। मान लीजिए एचआईवी वायरस किसी व्यक्ति को क्या कर दिया, संक्रमित कर दिया, तो जो एचआईवी वायरस है सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उस व्यक्ति के शरीर में जो भी मोनोसाइट कोशिका है उस पर अटैक करता है। सबसे पहले एचआईवी संक्रमण किसी व्यक्ति के शरीर में गया तो सबसे पहले क्या करेगा, उस व्यक्ति के शरीर में जो भी मोनोसाइट कोशिका है, जो भी मोनोसाइट भक्षण कोशिका है, उसी पे अटैक करेगा। सबसे पहले किस पर अटैक करेगा, मोनोसाइट कोशिका पर, भक्षण कोशिका पर। क्यों भाई, इसी को क्यों अटैक करता है, क्योंकि यह सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी का कोशिका होता है। मोनोसाइट कोशिका जो है डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा कोशिका है, तो एचआईवी वायरस सबसे पहले व्यक्ति के शरीर में मोनोसाइट कोशिका पर ही अटैक करता है ताकि इसे बहुत जगह मिल जाए, ताकि एचआईवी वायरस को रहने के लिए बहुत जगह मिल जाए। इसलिए ये सबसे पहले किस पर अटैक करता है, मोनोसाइट पर अटैक करता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। दूसरा देखिए, दूसरा स्टेप, जब मोनोसाइट पर अटैक किया, ठीक है, पहला स्टेप तो है मोनोसाइट पर अटैक किया क्योंकि इसको बहुत जगह मिल गया, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा कोशिका कौन है, मोनोसाइट है। ओके, जब अटैक किया तो अटैक करने के बाद दूसरा स्टेप क्या है, अटैक करने के बाद मोनोसाइट कोशिका एचआईवी फैक्ट्री की तरह कार्य करने लगता है, एचआईवी फैक्ट्री की तरह कार्य करने लगता है। पहला स्टेप जब अटैक किया, दूसरा स्टेप क्या है, जब अटैक किया तो जो भी मोनोसाइट का कोशिका है वो एचआईवी का फैक्ट्री की तरह काम करने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मोनोसाइट का जो अपना काम था वो नहीं होगा, जो एचआईवी वायरस का काम है वो सारा काम होगा, एचआईवी का संख्या वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। तीसरा स्टेप देखिए, एचआईवी वायरस दूसरी बार, एचआईवी वायरस दूसरी बार टी सहायक कोशिका पर अटैक करता है। उस व्यक्ति के शरीर के अंदर जो भी टी सहायक कोशिका होता है, टी हेल्पर कोशिका होता है, टीएच कोशिका होता है, उस पर अटैक करता है। और टीएच कोशिका के पास एक ग्राही पाया जाता है, एक रिसेप्टर पाया जाता है, उस रिसेप्टर का नाम है CD4। रिसेप्टर का नाम क्या है, CD4। तो पहली बार अटैक किया मोनोसाइट पर, और जब अटैक किया तो अटैक करने के बाद एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करने लगा मोनोसाइट। दूसरी बार किस पर अटैक किया, टीएच सेल पर, टी सहायक कोशिका पर, टी हेल्पर कोशिका पर अटैक किया। और टी हेल्पर कोशिका के पास कौन सा रिसेप्टर होता है, CD4 रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर, CD4 रिसेप्टर होता है। 3 स्टेप क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे चौथा स्टेप, एचआईवी वायरस के बारे में जब फोटो बनाए थे और उसके बारे में बताए थे तो बोले होंगे कि उसके बाहर ग्लाइकोप्रोटीन का सतह होता है। किसका सतह होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का सतह होता है। ग्लाइकोप्रोटीन 41 और ग्लाइकोप्रोटीन 120।
तो जो अंदर की ओर धंसा हुआ था काला वाला वो ग्लाइकोप्रोटीन 120 था, फोटो देख लीजिएगा। तो HIV वायरस का ग्लाइकोप्रोटीन 120 वाला जो है वो TH कोशिका के CD4 ग्राही के साथ संपर्क बनाता है। GP120 HIV वायरस का ग्लाइकोप्रोटीन 120 किसके साथ संपर्क बनाता है? TH कोशिका के CD4 ग्राही से संपर्क बनाता है। CD4 ग्राही से संपर्क बनाता है। CD4 ग्राही से क्या करता है? संपर्क बनाता है। क्लियर है यहां तक? ओके। और देखिए क्या करता है, जब GP120 TH कोशिका के CD4 ग्राही से संपर्क बनाया तो ये GP120 सुई की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है? सुई की तरह काम करता है। कैसे? देखिए क्या होता है। जब संपर्क बनाता है तो ये सुई की तरह काम करता है। इसके मदद से, किसके मदद से? GP120 की मदद से HIV वायरस अपना RNA का 2 मॉलिक्यूल, जो भी HIV वायरस है उसके अंदर जो भी RNA का 2 मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा? TH कोशिका के अंदर डाल देगा। RNA का 2 मॉलिक्यूल किसके अंदर डाल देगा? TH कोशिका के अंदर। और 2 एंजाइम भी था, वो दोनों एंजाइम भी डाल देगा किसके अंदर? TH कोशिका के अंदर। क्लियर यहां तक? ओके। तो अब क्या होगा? अब तक फिलहाल क्या हो चुका है? TH कोशिका के अंदर एंजाइम आ चुका है और TH कोशिका के अंदर वायरस का RNA आ चुका है। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद क्या होता है। उसके बाद जो भी वायरस का RNA है, वायरस का RNA है वो कौन सा स्ट्रैंड का था? एक धागा का था, सिंगल धागा था, बताए थे। ठीक है, और ये जो RNA है एक प्रक्रिया करता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, ये RNA से DNA बन जाता है। जो भी वायरस का RNA है किस में बदल जाता है? DNA में बदल जाता है, जिसको बोलते हैं cDNA। तो छठा चैप्टर में सीखे होंगे अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? DNA से RNA बनता है, लेकिन यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि RNA से DNA बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? उल्टा अनुलेखन हो गया। क्या हो गया? उल्टा अनुलेखन हो गया। और ये जो होता है किस एंजाइम की मदद से होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये होता है ना HIV वायरस के अंदर। हाँ, तो उसी के मदद से ये RNA किस में बदल जाता है? cDNA में। ये RNA किस में बदल जाता है? cDNA में। जब ये RNA cDNA में बदल जाता है उसके बाद इस DNA में रेप्लिकेशन होता है। इस cDNA में क्या होता है? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिकृति। प्रतिकृति यानी कि कॉपी बनाना। तो अब ये cDNA क्या करेगा? अपना कॉपी बनाएगा। तो जब कॉपी बनाता है तो 2 धागा वाला वायरल DNA बनाता है। कितने धागा वाला? 2 धागा वाला वायरल DNA बनाता है। कितने धागा वाला? 2 धागा वाला वायरल DNA बनाता है, यानी कि डबल स्टैंडर्ड वायरल DNA। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होगा। सबसे पहले क्या हुआ था? जब TH कोशिका के अंदर RNA का मॉलिक्यूल, वायरस के RNA का मॉलिक्यूल और एंजाइम आया तो उसके बाद क्या हुआ? जो भी वायरस का RNA था वो cDNA में बदल दिया। किस प्रोसेस की मदद से? उल्टा अनुलेखन की मदद से। किस एंजाइम की मदद से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से। तो cDNA बना दिया और फिर cDNA क्या करता है? कॉपी करता है तो 2 धागा वाला वायरल DNA बनाता है। क्लियर है तक? ओके, आगे देखिए 2 धागा वाला वायरल DNA, जो भी 2 धागा वाला वायरल DNA यहाँ पर बना है वो अब क्या करेगा? इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से। किस एंजाइम की मदद से? इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से TH कोशिका के DNA से जुड़ता है। अब TH कोशिका के अंदर आया है कौन? RNA वाला cDNA, ये जो बना है। तो TH कोशिका भी तो DNA होगा, बिल्कुल होगा। तो जो भी 2 धागा वाला वायरल DNA है किस एंजाइम की मदद से? इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से किसके सेल से जुड़ेगा? TH सेल के DNA से जुड़ता है। TH सेल के किससे जुड़ता है? DNA से जुड़ता है। देखिए तो यहाँ पर बना हुआ है TH सेल। यहाँ पर क्या बना हुआ है? TH सेल।
इस TH सेल के अंदर वायरस का GP 120 के सहारे क्या क्या आया है, इसमें वायरस का RNA आया है और 2 एंजाइम आया है। तो जब वायरस का 2 RNA आया है तो ये प्रोसेस होगा और DNA बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, 2 धागा वाला वायरल DNA। तो देखिए ये क्या है, वायरस का 2 धागा वाला वायरल DNA किसके अंदर आ चुका है, TH कोशिका के अंदर। ये है TH कोशिका। तो TH कोशिका का भी तो DNA होगा। तो ये जो हरा वाला DNA दिख रहा है आपको, ये है TH सेल का DNA। ये किसका DNA है, TH सेल का DNA। तो जो भी वायरल DNA है 2 धागा वाला, वो DNA एंटीग्रेज एंजाइम की मदद से, इसके मदद से एंटीग्रेज एंजाइम की मदद से किससे जुड़ता है, TH सेल के DNA से जुड़ता है। तो ये है वायरल DNA और ये है TH सेल का DNA। तो ये किस एंजाइम की मदद से जुड़ेगा, इंटीग्रेज की मदद से। ये दोनों आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो जब जुड़ जाएगा तो कैसा फोटो बनेगा, क्या ऐसा बनेगा क्या, हाँ बिल्कुल। देखिए इसमें TH सेल का DNA भी है और इसमें 2 धागा वाला वायरल DNA भी है। दोनों क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। ये दोनों DNA क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। किसकी मदद से जुड़ा है, इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से जुड़ा है। अब आगे जब जुड़ गया तो ये दोनों DNA ऐसे ही कई साल तक, कई वर्षों तक जुड़ा होता है। जैसे जुड़ा हुआ फोटो में दिख रहे हैं, इसी प्रकार ये दोनों DNA ऐसे ही कई साल तक जुड़ा होता है। इसे लेटेंसी या लेटेंट अवस्था कहते हैं। इसका एक अलग नाम दे दिया गया है, इसको लेटेंसी बोलेंगे या लेटेंट अवस्था बोलेंगे। और ये अवस्था जो है 5 से 7 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 5 से 7 वर्षों का होता है। तो पूरा का पूरा में समझ में क्या आया कि जब भी HIV वायरस किसी व्यक्ति को संक्रमित करेगा तो सबसे पहले उसके शरीर के मोनोसाइट पर अटैक करेगा, क्योंकि मोनोसाइट सबसे बड़ा WBC है, तो वायरस को यहाँ पर जगह मिल जाएगा। जब अटैक करेगा तो मोनोसाइट कोशिका जो है किसके रूप में काम करने लगेगा, HIV फैक्ट्री के रूप में काम करने लगेगा। फिर दूसरी बार किस पर अटैक करेगा HIV वायरस, TH कोशिका पर अटैक करेगा। जब TH कोशिका पर अटैक करता है तो TH कोशिका पर एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है CD4। अब HIV वायरस का ग्लाइकोप्रोटीन TH कोशिका के CD4 के संपर्क में आता है या उससे संपर्क बनाता है। तो जब GP होता है, GP ग्लाइकोप्रोटीन 120 सुई की तरह काम करता है, उस टाइम क्या करता है, जो भी वायरस का RNA है और वायरस का DNA है, मतलब वायरस का RNA है और वायरस का एंजाइम है, उस TH कोशिका के अंदर डाल देता है। तो TH कोशिका के अंदर वायरस का RNA और वायरस का एंजाइम आ गया, ठीक है। जब आता है तो ये RNA में एक प्रोसेस होता है उल्टा अनुलेखन, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और किस एंजाइम की मदद से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से RNA से DNA बन जाता है, जिसको बोलते हैं cDNA। अब ये cDNA प्रतिकृति करेगा, कॉपी बनाएगा, तो क्या बना देता है, 2 धागा वाला वायरल DNA। तो ये 2 धागा वाला वायरल DNA किसके अंदर बना है, TH कोशिका के अंदर बना है। तो ये है TH कोशिका। तो TH कोशिका के अंदर क्या है, 2 धागा वाला वायरल DNA। अब ये 2 धागा वाला वायरल DNA इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से किसके DNA से जुड़ता है, TH सेल के DNA से। तो ये है 2 धागा वाला वायरल DNA और ये है TH सेल का DNA। तो ये दोनों जुड़ेगा किसकी मदद से, इंटीग्रेज की मदद से ये दोनों जुड़ता है। तो देखिए ये दोनों क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। ये है TH सेल का DNA और ये है 2 धागा वाला वायरल DNA। तो बोला जाता है, कहा जाता है कि ये दोनों DNA ऐसे ही कई साल तक जुड़े होते हैं। इसको लेटेंट या लेटेंसी अवस्था कहते हैं। और ये अवस्था कितने सालों का होता है, 5 से 7 सालों का। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो भी वायरल का DNA है ना, वायरल DNA इसमें मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। अब इसमें अनुलेखन होगा या अनुवादन का क्रिया होगा, जिसकी मदद से वायरस का DNA तैयार हो जाएगा और फिर TH कोशिका को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। जब एक TH कोशिका नष्ट होगा तो इसी प्रकार दूसरे TH कोशिका को भी नष्ट करेगा, तीसरे TH कोशिका को भी नष्ट करेगा। इस प्रकार उस व्यक्ति के शरीर में जितना भी TH कोशिका है सबको ये तोड़ देगा, सबको ये मार देता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से टीएच सेल की संख्या उस व्यक्ति में घट जाती है, इसलिए उसको रोग हो जाता है। तो इसी प्रकार एचआईवी वायरस संक्रमित होता है। फिलहाल इतना नोट कीजिए, अभी इसके बाद और बताया जाएगा। अभी जितना समझ में आ गया होगा। और लास्ट में बताए थे कि 5 से 7 सालों तक लेटेंसी अवस्था में रहता है वायरल का डीएनए और टीएच का डीएनए उसी प्रकार 5 से 7 साल तक जुड़ा होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग वाली बात क्या है, इधर सुनिए। जब व्यक्ति के शरीर में एचआईवी वायरस आया या आता है और वायरल डीएनए टीएच डीएनए के साथ जुड़ता है, टीएच सेल के डीएनए के साथ जुड़ता है, ठीक है, ऐसे तो 5 से साल तक जुड़ा रहता है, तो इसका मतलब वह व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव होता है। जब एचआईवी वायरस का वायरल डीएनए जो है और टीएच सेल का डीएनए जुड़ता है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति क्या हो गया, एचआईवी पॉजिटिव हो गया, वो व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित हो गया। लेकिन अभी तक उस व्यक्ति को एड्स नहीं हुआ। 5 से 7 साल तक जुड़ा रहता है, 5 से 7 साल तक उसको एड्स नहीं हुआ। वह व्यक्ति सिर्फ किससे संक्रमित हुआ है, एचआईवी व्यक्ति से संक्रमित हुआ है, इसलिए उसको एचआईवी पॉजिटिव बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होता है, उसको कोरोना पॉजिटिव बोलते हैं कि नहीं, चेक कराता है तो बोलता है ना कोरोना पॉजिटिव है। तो जब ये व्यक्ति चेक कराएगा तो इसको पता चलेगा कि हमें एचआईवी पॉजिटिव है, लेकिन अभी तक उसको एड्स नहीं हुआ है। अब देखिए नया स्टेप, नया खेला। 5 से 7 साल तक लेटेंट अवस्था के बाद, उतना तक नहीं, उसके बाद वो जो वायरल डीएनए है, वो जो जुड़ा हुआ डीएनए है, उसमें अनुलेखन तथा अनुवादन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, अनुलेखन तथा अनुवादन की क्रिया होती है, जिसके कारण एचआईवी वायरस का पार्टिकल बनता है। किसका पार्टिकल बनता है, एचआईवी वायरस का। कब, 5 से 7 साल जो लेटेंट अवस्था था उसके बाद अनुलेखन अनुवादन की क्रिया होती है, जिसके कारण एचआईवी वायरस का पार्टिकल बनता है, एचआईवी वायरस का कोई पदार्थ बनता है। ये जो एचआईवी वायरस का पार्टिकल बना, ये क्या करता है, टीएच सेल को नष्ट कर देता है। एचआईवी वायरस का पार्टिकल टीएच सेल को तोड़ देता है या उसको नष्ट कर देता है। आगे देखिए, फिर दूसरे टीएच सेल को संक्रमित करता है। अभी तो एक ही टीएच सेल को संक्रमित किया था, अब दूसरे टीएच सेल को संक्रमित करता है और फिर उसे भी तोड़ देता है। इस प्रकार शरीर में जितना भी टीएच सेल होता है, सबको संक्रमित कर करके तोड़ते रहता है। तो जब तोड़ते रहेगा तो शरीर में टीएच सेल की संख्या घटेगी कि नहीं घटेगी, बिल्कुल घटेगी। तो इस प्रकार एचआईवी वायरस क्या करता है, टीएच सेल के अंदर अपना जीवन चक्र पूरा करता है। सभी टीएच सेल को संक्रमित करता है, सभी टीएच सेल को तोड़ता है, और एचआईवी वायरस जो है अपना जीवन चक्र पूरा करता है, अपना खाना पीना पूरा करता है। और आगे देखिए, जिसके कारण टीएच सेल की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है, बिल्कुल सी घटेगी। एक टीएच सेल को संक्रमित किया और उसे तोड़ दिया, फिर दूसरे को संक्रमित किया, उसे भी तोड़ दिया, तीसरे को संक्रमित किया, उसे भी तोड़ दिया। तो इस प्रकार से टीएच सेल तो टूट रहा है, बन तो नहीं रहा है। तो टूट रहा है तो टीएच सेल की संख्या घट रही है। तो जिसके कारण टीएच सेल की संख्या घटते जाती है, जिसके कारण व्यक्ति बीमार हो जाता है। क्यों, व्यक्ति क्यों बीमार हुआ? क्योंकि टीएच सेल क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो जब बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बना रहा होता है तो टी लिम्फोसाइट उसको उस टाइम मदद करता है। जब बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, तो टी लिम्फोसाइट क्या करता है, उसको मदद करता है। लेकिन जब टी लिम्फोसाइट ही नहीं है, टी हेल्पर कोशिका नहीं है, टी सहायक कोशिका ही नहीं है, तो बी लिम्फोसाइट किसके मदद से प्रतिरक्षा तंत्र बनाएगा, बना पाएगा क्या, नहीं बना पाएगा। इसलिए टीएच सेल की संख्या कम हो जाती है और व्यक्ति बीमार हो जाता है। उसमें प्रतिरक्षा तंत्र नहीं बन पाता है, प्रतिरक्षा तंत्र उसका क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए बोलते हैं इम्यूनिटी क्या हो गया, कमजोर हो गया। इसलिए इम्यूनिटी बनाते रहिए शरीर में। ओके, तो इस प्रकार से क्या अभी तक देखे कि एचआईवी वायरस के बारे में देखे, एड्स के बारे में देखे, कैसे फैलता है ये देखे। उसके बाद ये जाने कि किसी व्यक्ति को अगर ये अटैक करता है, किसी व्यक्ति में अगर संक्रमित होता है,
तो उस व्यक्ति के शरीर में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। अभी भी HIV वायरस पूरा खत्म नहीं हुआ है, एड्स पूरा खत्म नहीं हुआ है। आगे क्या बचा हुआ है कि एड्स का लक्षण क्या है, एड्स का उपचार क्या है, एड्स दिवस क्या होता है, एड्स का स्लोगन क्या होता है, ये सारा कुछ बचा हुआ है। तो इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। फिलहाल इसको भी नोट कीजिए। अब ये जानेंगे कि एड्स का लक्षण क्या है, ठीक है। तो एड्स का लक्षण यानी कि HIV का लक्षण क्या है और एड्स का उपचार क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो ये आपका एड्स का पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसा कि ये लंबा वीडियो हो गया, कोई बात नहीं, टॉपिक बहुत बढ़िया था, समझने वाला टॉपिक था, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगा है, ठीक है ना। वैसे तो आज होली का दिन है, तो आप लोग होली मना रहे होंगे, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए HIV का लक्षण, किसका लक्षण, HIV का लक्षण। जब कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव होता है, बताए कि क्या होता है जब कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव होता है, तो पहले चरण में फ्लू जैसा लक्षण होता है। पहले चरण में, किस चरण में, पहले चरण में कौन सा लक्षण होता है, फ्लू जैसा लक्षण होता है। अब फ्लू जैसा लक्षण कैसा होता है, जैसे में देखिए, बार बार डायरिया होना, बार बार क्या होना, डायरिया होना, लंबे समय तक खांसी होना, बार बार डायरिया होना, लंबे समय तक खांसी होना, लिम्फ नोड का फूल जाना, वजन में कमी आना, ये सब किसका लक्षण है, फ्लू का लक्षण है। तो जब कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव होता है, तो पहले चरण में कौन सा लक्षण दिखाई देता है, फ्लू जैसा लक्षण। किसके जैसा लक्षण, फ्लू जैसा लक्षण। तो फ्लू का लक्षण क्या है, लंबे समय तक खांसी होना, बार बार डायरिया होना, वजन में कमी होना, लिम्फ नोड का फूल जाना, ये सब किसका लक्षण है, फ्लू का लक्षण है, ठीक है। आगे देखिए दूसरे चरण में क्या होता है। दूसरे चरण में व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं होता। पहले चरण में फ्लू जैसा लक्षण होता है, दूसरे चरण में व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं होता, बिल्कुल शांत। इसे ही लेटेंसी अवस्था कहते हैं। याद कीजिए, जब वायरल DNA और 30 हेल्पर कोशिका का DNA दोनों जुड़ता है, तो ये कितने सालों तक जुड़ा रहता है, 5 से 7 सालों तक। और इस अवस्था को क्या कहते हैं, लेटेंसी अवस्था। लेटेंसी अवस्था कितना साल तक होता है, 5 से 7 साल तक लेटेंसी अवस्था यानी कि लेटेंसी फेज। तो यही लेटेंसी फेज में उस व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं होता, उस अवस्था में उस व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं देखने को मिलता है। तीसरे चरण में देखिए, तीसरे चरण में व्यक्ति को पूरे तरीके से एड्स हो जाता है। उस टाइम बताए थे कि जब वो अटैक किया इस प्रकार से, तो वो HIV पॉजिटिव कहलाया, लेकिन उसको एड्स अभी तक नहीं हुआ। लेकिन बता रहे हैं कि तीसरे चरण में, लक्षण के तीसरे चरण में उस व्यक्ति को पूरी तरीके से एड्स हो जाता है। अब वो व्यक्ति क्या है, HIV पॉजिटिव भी है और एड्स पॉजिटिव भी है, दोनों है। व्यक्ति को पूरी तरीके से एड्स हो जाता है, जिसके कारण TH सेल की संख्या घटती जाती है। जब HIV पॉजिटिव हो गया और एड्स पॉजिटिव हो गया, तो TH सेल घटेगा कि नहीं, क्योंकि TH सेल पर ही अटैक कर रहा था, ठीक है। HIV वायरस किस सेल पर अटैक कर रहा था, TH सेल पर, जिसके कारण TH सेल की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, सिंपल सी बात है। अब सवाल कोई पूछ दे कि कितना से कितना घटेगा, तो बेसिकली सामान्यता इतना होता है 900 गुना 10⁻6 लीटर से कितना कम हो जाता है, इतना बच पाता है, 200 गुना 10⁻6 लीटर कम जाता है। तो इतना होना चाहिए, लेकिन कितना घट जाता है, लास्ट में इतना बचता है। तो लगभग देखिए कितना डिफरेंस हुआ, 700 गुना 10⁻6 का डिफरेंस हो गया। इतना इतना TH सेल को क्या होता है, कम जाता है। अब क्या बोले कि ये व्यक्ति इस समय HIV पॉजिटिव भी है तथा एड्स पॉजिटिव भी है। तीसरे चरण में व्यक्ति HIV पॉजिटिव तो पहले भी हो गया था, लेकिन अब क्या हो गया, तीसरे चरण में व्यक्ति HIV पॉजिटिव भी है तो पहले से ही है, और अब एड्स पॉजिटिव भी हो गया। अब की बार इसको एड्स भी हो गया। आगे देखिए और क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र में कमी होना। प्रतिरक्षा तंत्र जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं या इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वो क्या हो जाता है, उसमें कमी देखने को मिलता है। ओके, तो ये था किसका लक्षण, HIV का लक्षण या एड्स का लक्षण। इसको आराम से कॉपी में लिख लेना है और याद करना है, एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए एड्स का उपचार। अब क्या जानेंगे, एड्स उपचार, क्या एड्स का भी उपचार है, हाँ है, थोड़ा बहुत उपचार है, लेकिन इसका पूरा क्योर तरीके से उपचार नहीं है। इसका अभी तक भी वैक्सीन नहीं बना है, इसका पूरे दुनिया में इलाज नहीं है, एड्स का इलाज पूरी तरह के संभव इलाज नहीं है। देखिए एड्स का उपचार में क्या यूज करते हैं,
न्यूक्लियोसाइड एनालॉग। एड्स का उपचार क्या है? न्यूक्लियोसाइड एनालॉग। अब ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग क्या है? ये न्यूक्लियोसाइड नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियोसाइड के जैसा दिखने वाला होता है। इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोसाइड एनालॉग क्या है? यह न्यूक्लियोसाइड नहीं होता, लेकिन उसी के जैसा दिखाई देता है। इसका काम क्या है? जिस समय, याद कीजिए, जब वायरस का आरएनए उल्टा अनुलेखन करके cDNA बना रहा था, वो वाला स्टेप याद कीजिए। जब किसी व्यक्ति पर अटैक किया तो वायरस का जो आरएनए है वो उल्टा अनुलेखन करके क्या बनाता था? cDNA। याद है क्या? याद होगा। उल्टा अनुलेखन की प्रक्रिया द्वारा cDNA बनाता है। किस एंजाइम की मदद से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से आरएनए से क्या बनाता है? cDNA। फिर उस cDNA का कॉपी होकर के डबल स्टैंडर्ड वाला वायरल डीएनए बनता था। ठीक है, तो एड्स के उपचार में ये जो न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, इसका काम यही है कि ये उल्टा अनुलेखन यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को रोक देता है। उल्टा अनुलेखन की प्रक्रिया को क्या करता है? रोक देता है। जब उल्टा अनुलेखन की प्रक्रिया को रोक दिया तो क्या आरएनए से डीएनए बनेगा? नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? आरएनए से डीएनए तभी बनेगा जब उल्टा अनुलेखन की क्रिया होगी। और उल्टा अनुलेखन की क्रिया किस एंजाइम की मदद से हो रहा था? किस एंजाइम की मदद से हो रहा था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से। किसके मदद से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? न्यूक्लियोसाइड एनालॉग ये उपचार के रूप में यूज कर रहे हैं, तो इसका काम क्या है? उल्टा अनुलेखन की प्रक्रिया को रोक देना। तो जब उल्टा अनुलेखन की प्रक्रिया रुक जाएगा तो आरएनए से डीएनए नहीं बन पाएगा। जब वायरल डीएनए ही नहीं बनेगा तो व्यक्ति एड्स पॉजिटिव नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ऐसा होता है कहानी में। आगे देखिए, एचआईवी का जांच। किसका जांच? एचआईवी का जांच या एड्स का जांच। तो एचआईवी को किस किस विधि द्वारा जांचा जाता है? कौन कौन सा विधि है जिसके द्वारा एचआईवी का जांच किया जाता है? तो 3 विधि है। देखिए, पहला है पीसीआर का प्रयोग द्वारा। पीसीआर का प्रयोग करके एचआईवी को जांच किया जाता है। दूसरा जांच है एलिजा टेस्ट। एलिजा जांच या एलिजा टेस्ट बोलते हैं। तीसरा है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट? वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। तो ये तीनों जो है किसके लिए है? एचआईवी के लिए। किसके लिए? एचआईवी के लिए। एचआईवी के लिए ये तीनों विधि है एचआईवी को जांचने के लिए। ओके, अब एक मेन क्वेश्चन आता है कि एचआईवी का कंफर्म टेस्ट कौन सा है? कंफर्म टेस्ट मतलब जिससे 100% ये पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति को एचआईवी हो गया है, उसको कंफर्म टेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो एचआईवी का कंफर्म टेस्ट अगर क्वेश्चन में रहे तो बोलना है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। कौन सा ब्लॉटिंग? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अगर बोलेगा क्वेश्चन में कि एचआईवी को किस किस विधि द्वारा जांचा जाता है, तो तीनों में से कोई भी हो सकता है। पीसीआर के प्रयोग से भी जांचते हैं, एलिजा टेस्ट से भी जांचते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से भी जांचते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे रहे कि एचआईवी का कंफर्म टेस्ट क्या है, एचआईवी का कंफर्म टेस्ट क्या है, तो उस समय आपको क्या टिक करना होगा? वेस्टर्न ब्लॉटिंग टिक करना होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अभी इसको थोड़ा सा नोट कीजिए और थोड़ा सा कुछ 2-4 लाइन बचा हुआ है, जैसे कि कौन से ऐसे संस्थान है जो एड्स के बारे में स्लोगन दिया है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इसको उतार लीजिए। अब थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। थोड़ा सा पार्ट करने का मतलब क्या हुआ कि 90% टॉपिक कवर हो गया है, 10% टॉपिक बचा हुआ है। देखिए क्या बचा हुआ है। एड्स से संबंधित कुछ संस्थान। एड्स से संबंधित कुछ संस्थान। संस्थान मतलब इंस्टीट्यूट, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, जैसे 2 संस्थान का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। एक है NACO, एक क्या है? NACO, और दूसरा NGO। ये दोनों किसका नाम है? संस्थान का नाम है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? NACO का फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। N से नेशनल, A से एड्स, C से कंट्रोल, O से ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? दूसरा संस्थान का नाम है NGO। इसका फुल फॉर्म N से नेशनल, N से नन, G से गवर्नमेंटल, O से ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ? नन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये दोनों संस्थान का नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम है। ये जो दोनों संस्थान है, ये क्या करता है, एड्स के बारे में जानकारी देता है। ये लोगों को एड्स के बारे में जानकारी करता है, लोगों को एड्स के बारे में जागरूक करता है, उसे बताता है कि एड्स क्या है, एड्स का लक्षण क्या है, एड्स से कैसे बचे, ठीक है, ये सब जानकारी देता है। आगे देखिए, एक है एड्स का स्लोगन। ये स्लोगन मतलब क्या होता है, स्लोगन जैसे नारा होता है, ठीक है ना, जैसे महात्मा गांधी का नारा सुने होंगे, बहुत सारे लोगों का नारा सुने होंगे, उसी प्रकार से एक एड्स जो रोग है, इसके बारे में एक स्लोगन फेमस है। कौन सा स्लोगन फेमस है? स्लोगन को बोलते हैं डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, इसका मतलब क्या होता है? डोंट मतलब नहीं, डाई मतलब मरना, और इग्नोरेंस मतलब इग्नोर करना। रहा है उसको इग्नोर नहीं कीजिए, जितने भी व्यक्ति एड्स से मर रहा है उसको इग्नोर नहीं कीजिए। तो ये एड्स का एक स्लोगन है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, आगे देखिए, जब पूरा एड्स के बारे में पढ़ लिए तो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि एड्स का खोज किसने किया। ये तो जान ले कि एड्स का खोज किसने किया, पूरा एड्स के बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं, ये जान लेते हैं कि एड्स का खोज किसने किया। तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है मॉन्टेग्नियर। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? मॉन्टेग्नियर। इन्होंने ही एड्स का खोज किया था। तो क्वेश्चन आएगा, एड्स का खोज किसने किया? मॉन्टेग्नियर ने किया। किसने किया? मॉन्टेग्नियर ने किया। और यहाँ पर नोट पॉइंट क्या है कि जो भी HIV वायरस के बारे में पढ़े, एड्स किस वायरस के कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है, और उसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त किए। एक नोट पॉइंट क्या है कि HIV वायरस रिट्रो नामक वायरस का एक सदस्य है। किस वायरस का सदस्य है? रिट्रो वायरस का। HIV वायरस जो है किसका सदस्य है? रिट्रो वायरस का सदस्य है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप अपने परिवार का एक सदस्य हैं, उसी प्रकार से HIV वायरस जो है किसका सदस्य है? रिट्रो वायरस का सदस्य है। तो इस प्रकार से क्या होता है, पूरा एड्स का टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। और ये लगभग 40 से 45 मिनट का वीडियो हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक अच्छा था, टॉपिक समझने वाला था, बढ़िया टॉपिक था। इसमें बहुत सारा जानकारी मिला आप लोगों को, और एड्स के बारे में बहुत सारा नॉलेज हो पाया आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसी प्रकार आगे पढ़ाई जारी रखिए, होली भी मनाइए, पढ़ाई भी कीजिए, सब काम करते रहिए, खुश रहिए, बात खत्म। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।